आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्क एनर्जी और पावर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, वर्क का मतलब होता है किसी काम को करना। तो अगर बेसिक वे में बात करें कि जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमको वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन में इसको खिसका देंगे या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। तो यानी किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के इसी फिनोमिना को कहते हैं कि हमने वर्क किया है। तो अगर इसको बोर्ड पे हम लोग बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है कि ये कोई बॉडी है, इसका मास है m, इसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया F, और जब फोर्स लगाया तो सपोज करिए ये बॉडी यहां से यहां पे आ गई और ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब अगर हम पूछे कि भाई वर्क जो है वो कितना हुआ है, तो वर्क बेसिकली दो फैक्टर के ऊपर यहाँ के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स के ऊपर और एक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज, अगर हम कहें कि भाई हमने फोर्स ज्यादा लगाया, तो फोर्स ज्यादा लगाया मीन्स हमने वर्क ज्यादा किया है। मीन्स जो वर्क होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दूसरी चीज, अगर हम बॉडी को ज्यादा डिस्प्लेस कर दें तो भी हम कहेंगे कि हमने वर्क ज्यादा किया है। कम डिस्प्लेस कर पाएंगे तो कहेंगे यार मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ज्यादा वर्क कर सकूं, और वही ज्यादा खिसकाते हुए ले जाएंगे तो हम कहेंगे देखो मेरे पास एनर्जी है, मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं। यानी जो वर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंबाइन करने का तरीका आपको पता होगा। W दोनों में एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, एंड F इंटू एस मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन एंड अप्लाई अ कांस्टेंट K, एंड हियर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज 1। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क इज, जब K की जगह 1 रख देंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन फॉर द वर्क। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, तो आप सीधे बताएंगे इफ एनी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग द फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है। अगर हम कहें कि वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में देखेंगे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और इसको कहते हैं जूल। और वही अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ का यूनिट, और डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अर्ग। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हमसे कभी रिलेशन पूछ लिया जाए कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तो कैसे निकाला जाएगा। देखिए, तो जो 1 जूल है स्टूडेंट्स, ये 1 न्यूटन इंटू मीटर के ही तो बराबर है, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, और 1 मीटर, और स्टूडेंट्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर देखा जाए तो 10 की पावर 5 और 100 का मतलब 10 की पावर 2, और 10 की पावर 5 और 10 टू दी पावर 2 इट विल बिकम 10 टू दी पावर 7, और डाइन इंटू सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स आपको देखने में लग रहा है 10 टू दी पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर इट विल बिकम द अर्ग। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। बाकी इसको डायमेंशन मेथड की हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा आगे की बात समझते हैं। अगर हम आगे की बात समझें और आपसे कहें कि भाई इसका डायमेंशन क्या होगा वर्क का, तो वर्क का क्या डायमेंशन होता है, देखिए न्यूटन इंटू मीटर। सो द डायमेंशन ऑफ न्यूटन मीन्स फोर्स, इट इज mlt टू दी पावर -2, और मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन l हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा ml2 और t की पावर -2। देखिए यहाँ बेस इक्वल है ना, पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब आगे की जरा बात समझते हैं
ये तो स्टूडेंट्स हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला है, लेकिन तब निकाला है जब किसी बॉडी पे आगे के साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं और आगे के साइड में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम चढ़ते हैं सीढ़ी पे, या कभी कभी हम कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, या मान लीजिए पुल चढ़ रहे हैं, तो जब पुल चढ़ रहे हैं तो फोर्स तो हम आगे लगाते हैं, लेकिन इंक्लिनेशन की वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है। तो आप ध्यान से जरा समझेंगे, तो अगर हम कभी इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा चढ़ने लगे, तो इंक्लाइंड प्लेन ये आप मान लीजिए, सपोज करिए कि ये कोई बॉडी हो गई जिसको इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है, तो इसके ऊपर फोर्स तो देखिए हम आगे के साइड में ही लगाएंगे, फोर्स हम आगे के साइड में ही ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, एस से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सपोज करिए हो गया थीटा। अब याद करिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आड़ी टेढ़ी ऐसी किसी एंगल पे नहीं होती। हम तोड़ेंगे इसको कंपोनेंट में, और जब कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाएगा ताकि ये दोनों के बीच में आ जाए। अब जिधर एंगल बनता है उधर आएगा एस कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं बनता है उधर आएगा एस साइन थीटा। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया, एस को हमने तोड़ दिया एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा में। अब अगर हम आपसे पूछें कि वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, तो वर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब यहां के हिसाब से देखें तो फोर्स तो चलिए एफ है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हमने तोड़ दिया है एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा में। अब एस कॉस थीटा लिया जाए या एस साइन थीटा लिया जाए, तो अब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लिया जाए, इसके लिए हमें वर्क की डिफिनीशन समझनी पड़ेगी। अच्छा, वर्क की डिफिनीशन क्या कहती है? वर्क की डिफिनीशन कहती है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एनी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग द फोर्स, यानी किसी बॉडी को फोर्स लगा के फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने के फिनोमिना को वर्क कहते हैं। तो यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो फोर्स के डायरेक्शन वाला लेना है। तो फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट ये है एस कॉस थीटा, ना कि ये। तो यानी यहाँ पे एस की जगह लिखा जाएगा एस कॉस थीटा। सो द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क विल बी इक्वल टू द एफ एस कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चल रही हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल बन रहा हो। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और यहां से एक पॉइंट और समझ में आता है, यहां फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कॉस थीटा आ गया। और जब कॉस थीटा आ गया तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल का मतलब कि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क कैसा होगा स्टूडेंट्स? वर्क होगा स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, तो वर्क होती है स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म कभी लिखने को आ जाए कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वर्क स्केलर है तो इसके ऊपर एरो लगेगा नहीं, फोर्स वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगा देंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगा लेंगे, और कॉस थीटा है मतलब डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्क क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है? तो अगर बेसिक वे में हम बात करें कि एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, तो एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क को करने की कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं एनर्जी। यानी कोई बॉडी तभी वर्क कर पाएगी जब उसके अंदर एनर्जी होगी, वर्क तभी कर पाएगी जब एनर्जी होगी। यानी एनर्जी है तो वर्क हो रहा है, यानी स्टूडेंट्स जो वर्क है वही एनर्जी है, या जो एनर्जी है वही वर्क है, ये आप कह सकते हैं। यानी कोई बॉडी तभी तक काम कर सकती है जब तक उसके पास
एनर्जी है, यानी वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी और एनर्जी। तो कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमको एनर्जी निकालनी होती है, लेकिन हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है, तो हम सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क निकाल देते हैं और कहते हैं यही एनर्जी है। ठीक है ना, तो जो वर्क है वही एनर्जी है। इसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है तभी हम पढ़ा रहे हैं, एनर्जी है तभी तो काम हो रहा है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब जैसे जैसे हमारी जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में निकलने लगेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर खाना वाना खाएंगे, जूस वूस पियेंगे, फिर पढ़ाने लगेंगे। ठीक है ना, तो कोई बॉडी तभी तक काम कर सकती है जब तक एनर्जी है, और जब बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आदमी जो है निपट गया, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं है एक्चुअली। आत्मा क्या है? एक तरीके की एनर्जी ही है। ठीक है ना, तो अगर एनर्जी निकल गई मतलब आत्मा निकल गई आदमी की, आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब अगर वर्क ही एनर्जी है तो जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का भी यूनिट होगा। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। सीजीएस में बात करें तो हम अर्ग लिख सकते हैं, लेकिन एनर्जी के कुछ और भी यूनिट होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का एक यूनिट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। और कभी कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो किलोवाट आवर भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ यूनिट कहते हैं। जो हमारे घर में बिजली बिल आता है ना, 50 यूनिट आ गया, 60 यूनिट आ गया, तो वो किलोवाट आवर है। और 1 किलोवाट आवर में स्टूडेंट्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। और बाकी जो हमारा डायमेंशन वर्क का था वही एनर्जी का भी होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी क्या है? सेम है। उसके बाद क्या है कि जैसा जैसा क्वांटिटी हमारी इस वर्क थी वैसी वैसी क्वांटिटी हमारी स्केलर हमारी एनर्जी भी होने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनर्जी क्या होती है। अब आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज पावर। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पावर का मतलब होता है किसी काम को करने में जितने कम टाइम हम ले रहे हैं, हम कहेंगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं जरा से काम को करने में, थक जाते हैं, तो कहेंगे कि भाई उनकी पावर क्या है? कम है। और कुछ आदमी फटाफट काम करने लगते हैं तो कहेंगे उनकी पावर क्या है? ज्यादा है। यानी जो आदमी कम टाइम में ज्यादा काम करेगा उसकी पावर ज्यादा है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि 2 लोगों में रेस लगी। एक है हमारे दोस्त बाबा भयंकर, ये बी हमने लिख लिया, बी का मतलब बाबा भयंकर, और एक उनके भी दोस्त है, बाबा भयंकर के दोस्त। ठीक है ना, उनका नाम मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिए, सी मान लिया। ठीक है ना, ये बाबा भयंकर और ये सी है। सी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या हो सकता है सी से, बाबा भयंकर के दोस्त का नाम। अब मान लीजिए दोनों में रेस लगी है। अब इनको यहाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है, एक यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर हमने खड़ा कर दिया। ओ ऑब्जर्वर कोई बच्चा है, यही देख करके बताएगा कि भाई किसकी पावर ज्यादा है और किसकी पावर कम है। अब मान लीजिए कि 4-5 सेकंड तक रेस चली और इस ऑब्जर्वर बच्चे ने देखा कि बाबा भयंकर यहाँ तक आ गए हैं, और ये जो बाबा भयंकर का दोस्त मिस्टर सी है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सी क्या है। तो बाबा भयंकर का जो दोस्त है सी, वो यहाँ तक पहुंचा है। अब इन दोनों को देख करके इस ऑब्जर्वर के मन में क्या आ रहा होगा कि किसकी पावर ज्यादा है? तो ऑब्जर्वर के मन में आ रहा होगा कि बाबा भयंकर की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और मस्कुलर फोर्स लगाया है दौड़ने के लिए। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इन्होंने वर्क ज्यादा किया है, और वर्क ज्यादा किया है तो इनकी पावर ज्यादा होगी, और इनके दोस्त ने वर्क कम किया है तो पावर कम होगी। यानी वर्क ज्यादा तो पावर ज्यादा, और वर्क कम तो पावर कम। तो इसका मतलब जो पावर है स्टूडेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। ये चीज हमको समझ में आता है। अब आगे की बात करें। अब मान लीजिए कि दोनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ये बाबा भयंकर पहुंचते हैं 30 सेकंड में, और ये जो बाबा भयंकर का दोस्त मिस्टर सी है, ये मान लीजिए पहुंचता है 50 सेकंड में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई, हमारे दोस्त की पावर ज्यादा होगी, उनसे कोई पंगा ले पाएगा?
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने टाइम कम लिया है, और टाइम कम लिया है तो इनकी पावर ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स टाइम कम तो पावर ज्यादा, और टाइम कम तो पावर ज्यादा मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T। अब दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बना लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए P दोनों में है एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में एक बार, W अपॉन T, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट K आ जाएगा, और स्टूडेंट्स फिर वही K की वैल्यू 1, तो यानी W अपॉन T। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पावर। अब अगर हम कहें कि इसका यूनिट क्या होगा, तो पावर का यूनिट क्या होगा, वर्क का जूल, जो कि यहाँ पे देखिए सामने सामने अभी लिखा हुआ दिख रहा है, और टाइम का स्टूडेंट्स होता है अपॉन में, ये अपॉन का साइन लगाया तो अपॉन लगाया, टाइम का सेकंड, और जूल अपॉन सेकंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसको कहते हैं वॉट। यानी पावर का यूनिट स्टूडेंट्स होता है वॉट। अब अगर हम कहें कि भाई पावर की डायमेंशन क्या होगी, तो पावर की क्या डायमेंशन हो जाएगी, तो देखिए वर्क की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली हुई है, कहीं कहाँ चला गया, वर्क की डायमेंशन ये है, तो यहां पे ला करके रख लेंगे ml2t की पावर -2, और अपॉन में देखिए t है, t का मतलब टाइम, इसकी डायमेंशन t। अब जब ये t ऊपर आएगा तो t की पावर -1, और ये -2 और -1 इट विल बिकम t टू द पावर -3। अब अगर हम कहें कि भाई पावर कैसी क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स पावर कैसी क्वांटिटी है, तो पावर में वर्क आ रहा है, वर्क स्केलर है, टाइम आ रहा है, टाइम भी स्केलर है, और जब दोनों स्केलर हैं तो पावर भी स्टूडेंट्स कैसी क्वांटिटी होने वाली है, ये भी होने वाली है स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें कि भाई पावर का यूनिट तो वॉट होता है, लेकिन कुछ अदर यूनिट भी होते हैं, जैसे किलोवाट। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। 1 मेगावाट जब पावर बहुत ज्यादा हो तो 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वॉट होते हैं, और खास तौर से HP मींस हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए, और हाँ, ये बाबा भयंकर के दोस्त का नाम जरा एक बार लिख दीजिए। Thank you.